सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के द हिंदू में काफ़ी कुछ है इंटरेस्टिंग। कुछ चीज़ें ऐसे जो स्टैटिक का पार्ट बनती है, कुछ चीज़ें ऐसे जो आप टेम्पररीली मिस कर देते हो, बट हाँ कहीं ना कहीं मैगजीन्स में कवर हो जाती हैं या फिर क्वेश्चंस के थ्रू आप देख ही लेते हो। बट स्टिल उन चीज़ों के डिटेल को आप कैसे देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देखो, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, गूगल पे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, या फिर आप न्यूज़पेपर उठा लो, न्यूज़पेपर में आपको बथेरे न्यूज़ मिल जाएंगे। बट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा हमेशा से आपसे कि आप उसमें कितना क्वालिटी कंटेंट उसमें निकाल के आप उसको खुद के लिए एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए हम है यहाँ पे, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आई एम 100% गारंटिंग कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो सबको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। बट द क्वेश्चन इज कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आप किस तरीके से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब बहुत सबको पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि तुम्हें पता है, तुम्हें आता है, बट हाउ टू यूज दिस क्वेश्चन इन द लीगल पर्सपेक्टिव एंड द जीके पर्सपेक्टिव, ये मेन एस्पेक्ट है। इसके लिए हमें नेक्स्ट इज FTS विद द यूरोपियन कंट्रीज, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था। एमिड एन इकोनॉमिक क्राइसिस, ईरान प्रिपेयर्स फॉर द नौरोज फेस्टिवल, बड़ी इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री से रिलेट करता है ये पार्ट। प्रेशर बिल्ड्स फॉर द चार्ज ऑन ग्लोबल शिपिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। लोग इस टॉपिक को स्किप किए हैं, इवन मैंने भी आज देखा कि कुछ बच्चे इसको पढ़ रहे थे तो उन्होंने स्किप कर दिया कि यार चलो कोई नहीं, क्या ही टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। बट इस टॉपिक पे दिखाता हूँ कितना बढ़िया कंटेंट निकल सकता है अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस कंटेंट को देखोगे तो। फर्स्ट इज अबाउट द व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पहले इस पिक्चर पे चर्चा कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है, डेट इज इलेक्शन, है ना। भारत पर्व है एक तरह से, वो हर एक भारतीय नागरिक का पर्व है। इस पिक्चर में आपको तीन लोग मिलेंगे। ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, CEC, विज द राजीव कुमार, ठीक है। नेक्स्ट इज SS संधू, द न्यूली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ज्ञानेश कुमार, द न्यूली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों नए इलेक्शन कमिश्नर्स हैं एंड ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हु इज राजीव कुमार। अब इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या क्या था, इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते तो एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, रिवीजन हो जाएगी चीज़ों की, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या अभी हुआ है, कुछ इवेंट्स जो इससे रिलेटेड है। चलो तो देखते हैं इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं भाई। देखो, इंडिया में इलेक्शन आ रहा है, राइट। इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324, हेंस इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। एक तो बात यहाँ पे खत्म हो गई कि इलेक्शन कमीशन इज व्हाट काइंड ऑफ बॉडी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। अब इलेक्शन कमीशन में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन जो होता है उसमें वोटिंग होती है, वोटिंग में क्या है, 18 ईयर्स ऑफ एज का कोई भी है वो वोट कर सकता है, एंड दिस थिंग इज नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसमें से आप दोनों में से कोई भी चीज़ एक कंसीडर कर सकते हो, राइट। पहले यही एज 21 हुआ करती थी, अब ये 18 हो गई है बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से, ठीक है। ये दो चार चीज़ें इसमें है जो कि एक बेसिक एस्पेक्ट पे इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जामिनर इसको पूछने से नहीं घबराएगा। अब इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट अमेंडमेंट्स रूल 2023 आया रिसेंटली। इसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए एक सर्च कमेटी बनेगी। इस सर्च कमेटी को हेड करेंगे लॉ मिनिस्टर, एंड द करेंट लॉ मिनिस्टर इज अर्जुन राम मेघवाल। ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आ गई। अब ये सर्च कमेटी इस नेम को रिकमेंड करेगी टू अ 3-member बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द पर्सन फ्रॉम द कैबिनेट रिप्रेजेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, या फिर रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कुछ समझ सकते हैं उसको। ये 3-member बॉडी इस नाम को आगे रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट साहिबा या साहब उस नाम को आगे ओके कर देंगे, एंड दस द इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इलेक्शन से रिलेटेड एक बात और है, ये चीज़ एक्चुअली आई थी एक केस के थ्रू जिसका नाम है, इस केस को लास्ट ईयर में ही इस केस को कहा गया अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इलेक्शन से रिलेटेड अभी एक और बात आ रही है, डेट इज द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट फ्री बियरेबल बॉन्ड्स, ठीक है। इस बॉन्ड में यही है कि जो बॉन्ड को पे करेगा केवल उसका नाम होगा, बट उसका नाम नहीं होगा, जिसको दिया जाएगा उस पार्टी का नाम होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वही पार्टी रिसीव कर सकती हैं जो कि सेक्शन 29A में ऑफ RP एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए,
आरपी एक्ट 1951 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो पार्टी, और 1% ऑफ लास्ट असेंबली इलेक्शन या फिर जनरल इलेक्शन में उसने वोट सिक्योर किए होने चाहिए, वही पार्टी यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड दे कौन सकता है? कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर बॉडी और एंटिटी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये पार्टी दे सकती है, वो पार्टी ले सकती है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसके लिए अगर केस की बात करोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली आर्टिकल 19(1)(a) में, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें इस चीज़ को फाइनली खत्म कर दिया गया। तो ये चीज़ें थी। अब कुछ चीज़ें हैं रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। और वोटर डे, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। तो क्लैट अगर आपसे पूछेगा तो इससे बाहर 1 रुपया भी कुछ नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। चलो नेक्स्ट इस चीफ इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिनको नहीं पता वो होता है, हिंदी में समझ लो इसका मतलब होता है आचार संहिता, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर बैंड फ्रॉम यूजिंग द अनफेयर प्रैक्टिसेस विच आर टू विन द इलेक्शन और टू मेक प्रोमिसेस इन द इलेक्शन, या फिर जो भी मैंडेट होता है इलेक्शन कमीशन का, उसके बाहर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते, जैसे धर्म और जात के नाम पे वोट मांगना, ये सब आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये यूनानिमसली अग्रीड होता है सबसे। नेशनल वोटर डे का थीम था इस बार का नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। और एक वोटर अवेयरनेस फिल्म थी आई माई वोट माई ड्यूटी, ठीक है। ये कुछ एक बेसिक आइडिया है रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखो, 1960 में ये कोड ऑफ कंडक्ट आया था, जब इस कंडक्ट को देखो तो आप पूरा इलेक्शन कमीशन एक बार रिवाइज कर लो, ताकि एक बड़ा एक टॉपिक आपका वाइंड अप हो जाए, क्योंकि पूरा टॉपिक न्यूज़ में। नेक्स्ट इज फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन कंट्रीज, साइनिंग सेरेमनी हुई भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। अब इस साइनिंग सेरेमनी तो चलो ठीक है, अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या? ये कुछ $100 मिलियन को इन्वेस्टमेंट है और 15 साल में जॉब्स भी मिलेंगी बहुत सारी, इंडिया की तरफ से ये चीज़ है। इंडियाज़ यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की 3 कंट्रीज़ हैं, 4, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिंक्टनस्टाइन। तो ये 4 का नाम प्लीज़ याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके साथ ही हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है ना। नाम क्या क्या है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिंक्टनस्टाइन, ठीक है। अब इसमें चीफ गेन क्या है? वही 80% ऑफ मर्केंडाइज इम्पोर्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज डेयरी, सोया, कोल, तो उसमें टेरिफ कंसेशन की लिस्ट में वो आ जाएगा और आपको टेरिफ कम देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 15 साल के पीरियड के लिए आपको एक 1 मिलियन जॉब्स और $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसमें ये एजाइल है थोड़ा सा कि 18 ईयर्स के प्रोपोर्शनेट मैनर में अगर इंडिया को लगता है कि उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वो पुल बैक कर सकता है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में है। नाउ व्हाट इज़ द मोस्ट फेवर्ड नेशन? एक इकोनॉमिक्स का टर्म यहाँ पे आता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। WTO की ये ट्रीटी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को बैक करता है कि देखो बेसिकली आइडिया है दैट कंट्रीज शुड ट्रीट ऑल देयर ट्रेड पार्टनर्स इक्वली, दैट नो कंट्री शैल बी मोर फेवर्ड, कि आप किसी को ज़्यादा फेवर नहीं करोगे, है ना। जैसे कि कोई भी हो आप कंट्री, तो वो आपके ज़्यादा करीब है तो करीब नहीं, आप सबको इक्वली ट्रीट करिएगा। बट हाँ, ये जब बाइलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं तो ये चीज़ें हट जाती है, ठीक है। जैसे इंडिया ने MFN का स्टेटस पाकिस्तान से छीन लिया था इन 2019 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एमिड एन इकोनॉमिक क्राइसिस ईरान प्रिपेयर्स फॉर द नवरोज फेस्टिवल, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिसेंटली, बिकॉज जो लोग इसको मिस कर देंगे, ईरान में नवरोज़ फेस्टिवल, ईरानियंस जब इंडिया आए थे, जब बलबन इंडिया आया, तो बलबन इंडिया क्या आया, वो इंडिया में ही पैदा हुआ। फिर उसके बाद इंडिया के बाद उसने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था नवरोज़, गियासुद्दीन बलबन ने, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बलबन की बहुत सारी पॉलिसीज़ दी, बस उसमें से एक ये नवरोज़ भी है। नवरोज़ का मतलब ही होता है न्यू डे, हर साल 21 मार्च को नवरोज़ मनाया जाता है, ये ईरानियन न्यू ईयर बेसिकली इसको कहा जाता है। फेस्टिवल ऑफ नवरोज़ इज नेम्ड आफ्टर द पर्शियन किंग जमशेद, हु इज क्रेडिटेड फॉर क्रिएटिंग द पर्शियन द शहनशाही कैलेंडर, ठीक है। और ये इंडियन कर्टसी में हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है। और सूरत से कुछ ट्रेड्समैन हैं, वो लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट में है ये 2016 में। नवरोज़ एक पर्शियन न्यू ईयर है और गियासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था और औरंगजेब ने सब्सटेंशियली इस पर बैन लगवा दिया था अपने राइन में। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रेशर बिल्ड्स ऑन द चार्ज ऑन ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ते ही जा रहा है शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में। जब भी शिपिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम ग्रीन कॉरिडोर, शिप ट्रांजिट सिस्टम की बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि जो शिप्स पानी में चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है, ठीक है। अगर पूरे ग्लोब की बात की जाए तो ओवरऑल इंटरनेशनल शिपिंग 20% का ट्रेड होता है ग्लोबल शिपिंग से, ग्रीन हाउस गैस इमिशन से, और उसमें एटलीस्ट 3%
ग्रीन हाउस एमिशंस यहीं से होता है। 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से हो रहा है वॉल्यूम, और 80% में 3% आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं, विच इज़ ह्यूज। ठीक है, फुल कार्बन डिकार्बनाइजेशन की बात करता है इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कहा था कि 2050 तक हम अचीव कर लेंगे, और स्ट्रैटेजी भी है एटलीस्ट 5 to 10% नियर जीरो फ्यूल्स करना बाई 2030। अदर इनिशिएटिव्स देखा जाए तो एक EEXI है, एनर्जी एफिशिएंसी एग्जिस्टिंग शिपिंग इंडेक्स, जिसमें बेसिकली कंट्रीज़ को इंडेक्सिंग किया जाता है, जिसमें जिसने कम शिपिंग वो किया, पॉल्यूशन किया, उससे रिलेटेड है, किसने इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए। जैसे ग्रीन वॉइस प्रोजेक्ट है 2050 का, इंडिया का ही है, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे का प्रोजेक्ट है ये 2050 में, उनका ये है कि ग्रीन करना है पूरा कॉरिडोर। इंडिया का भी एक ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, उस पर बात करेंगे। इस पर एक कन्वेंशन है, मार्पोल कन्वेंशन, मरीन पॉल्यूशन है बेसिकली, जो शिप रेक्स होते हैं, ये अभी तक एनफोर्स में नहीं आया, इट इज़ स्टिल इन द प्रोसेस। 1970 के बाद 78 के बाद से ये अभी भी प्रोसेस में चल रहा है मार्पोल कन्वेंशन। ठीक है, 1978 मार्पोल ये पेरेंट कन्वेंशन बना, बट अभी तक ये इनिशिएटिव में नहीं आया। इंडियाज़ ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर की बात करें तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ग्रीन हाइब्रिड टग्स, जिसमें प्रिवेंट किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोपल्सन को पावर्ड मतलब किया जाएगा, और ग्रीन हाइब्रिड टग्स में जो फॉसिल फ्यूल सॉल्यूशंस है जैसे मेथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन, इनका यूज किया जाएगा। 50% ऑफ ऑल टग्स को कहा गया है कि भाई ग्रीन करना है बाई 2030, और इसके लिए हम ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे, बट हमारे पास देखो 3 ऐसे ग्रीन पोर्ट्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं, मतलब ऐसे कॉरिडोर्स जहाँ पर स्टोर किए जा सके ये ग्रीन हाइड्रोजन बाई 2030, जैसे पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट एंड VO चिदम्बरम पोर्ट, दिस ऑल आर द मेजर पोर्ट्स, और यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करने की बात की जा रही है, ये जनरेट करने की। हल्दिया पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट इन इंडिया, इसको याद रखना, और एक सागर श्रेष्ठ सम्मान भी दिया जाता है। लास्ट ईयर के अवार्ड की बात करें तो दीनदयाल पोर्ट को कार्गो हैंडल्ड पोर्ट का दिया गया। टर्न अराउंड टाइम ऑफ JNP, टर्न अराउंड टाइम की पोर्ट गया और उस पोर्ट पे उसने सामान उतारा, फिर वो वापस लौट गया, ये टर्न अराउंड टाइम होता है। इंडिया का पहला बहुत था, अब 2.5 दिन रह गया इंडिया का, 2 से 2.5 दिन। शिप बर्थ बाई आउटपुट, ठीक है, पारादीप पोर्ट है। प्री बर्थिंग डिटेंशन कामराजार पोर्ट, टर्न अराउंड नॉन कंटेनर पोर्ट कोचीन पोर्ट। तो इस तो अवर्ड्स को याद रखो। अगर SDG की बात करें तो ये शिपिंग पॉल्यूशन जो है वो लाइफ बिलो वाटर पे आता है, एक आप 14 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, जो कि SDG की बात करता है, जो एक बेसिक इसमें आइडिया रिगार्डिंग पॉल्यूशन के है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में MIRV, अगेन इट्स अबाउट अग्नि 5, जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था। दिस इज द क्वेश्चन इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन विल बी द सेकंड लार्जेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज इंडियाज इलेक्टोरल हिस्ट्री, इट्स 1951 to 1952। तो इस बात का याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग द ओनली इंडियन एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द ओलंपिक्स विंटर स्पोर्ट्स, इट्स आरिफ खान। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे आज, जो बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो आप जनरली बुक्स वगैरह में नहीं पढ़ते हो। मरीन पॉल्यूशन एक नया चीज़ था, मार्पोल कन्वेंशन याद रखो किसके लिए है, ठीक है, उससे रिलेटेड इंडिया क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से पोर्ट है, किसको अवार्ड दिया जाता है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है रिक्वायर्ड आपके एग्जाम के लिए वो मैंने इसमें प्रोवाइड की, प्लस इलेक्शन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट अभी चल रहा है न्यूज़ में वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।